हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। दोस्तों, आज हम लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 को डिटेल डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 को देखेंगे, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के कुछ पार्ट को कवर करेंगे और हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ हमें डायरेक्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 को पढ़ने में आती है, मैं उसे कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के थ्रू उसे तोड़ तोड़ कर समझा सकूं, ताकि आपको समझने में आसान हो और आपको ये लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 को देखते हैं। सेक्शन 1 है हमारा शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टाइटल को इसके बात करें तो इस लॉ को किस नाम से जाना जाएगा? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के नाम से ये लॉ को जाना जाएगा। कमेंसमेंट, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन इट स्टार्ट्स, कब ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो लॉ तो हमारा 2020 में ही पास हो चुका है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली उसी डेट से स्टार्ट नहीं हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं करती या फिर नोटिफाई नहीं करती कोई भी डेट को, तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि लागू नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस कर देगी उसके बाद ही ये लागू हो सकता है। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लॉ, यानी कि अलग अलग सेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग डेट पे भी लागू कर सकती है। मान के चलिए कि सेक्शन 1 को गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 1 जनवरी से स्टार्ट की है। ठीक है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई दिक्कत से या फिर अपना मर्जी से वो चाहे तो 1 मार्च के दिन सेक्शन बी को भी लागू कर सकती है। मतलब कि सीधा सीधा कहना है कि कोई भी सेक्शन को या फिर लॉ के किसी भी पार्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो अपने अनुसार डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे अनाउंस कर सकती है, ऑफिशियली नोटिफाई कर सकती है। तो ये टोटल जो राइट है, रिजर्व है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तीसरा है हमारा एप्लीकेशन। कहाँ पे ये अप्लाई होता है, कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता ये कोड। ठीक है, तो दिस कोड डज नॉट अप्लाई टू, कौन कौन सा जगह पे ये कोड अप्लाई नहीं होता? तो सबसे पहला है ऑफिसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसेस में ये अप्लाई नहीं होता। ऑफिसेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑफिसेस में ये कहीं भी अप्लाई नहीं होता। वॉरशिप्स, मिलिट्री शिप्स ऑफ एनी कंट्री, कोई भी कंट्री के वॉरशिप्स या फिर मिलिट्री शिप्स जो भी होते हैं उन पे ये OSHWC कोड अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी, जैसे मान के चलिए कि गवर्नमेंट का ऑफिस है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अगर काम करते हैं, ठीक है, कोई भी वर्कर अगर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हायर किया जाता है उस जगह पे, तो उस वर्कर पे ये कोड लागू होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि सपोज एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है, ठीक है, जिसमें क्लीनिंग स्टाफ है, सो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मतलब कि हायर किया गया है। ठीक है, तो इवन वो गवर्नमेंट ऑफिस है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये कोड वहाँ पे लागू होता है, उस वर्कर पे ये कोड लागू होता है। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 1 यही 3 चीज़ बोलता है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। एक लाइन में अगर हम लोग सेक्शन 1 को समझे तो OSHWC कोड 2020 जो है वो डेट अनाउंस कौन करेगा लागू करने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और जनरली कहाँ अप्लाई नहीं होता है? गवर्नमेंट ऑफिसेस में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस में और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस में। और वॉरशिप पे ये कोड लागू नहीं होता, मिलिट्री के कोई भी शिप पे ये लागू नहीं होता ये कोड। ठीक है, और बट इट डज प्रोटेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। और ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो होते हैं हमारे, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में एम्प्लॉय होते हैं,
जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हायर किए जाते हैं उन पे ये लागू होता है। ठीक है, तो वन लाइन में यही है। तो यही रहा हमारा सेक्शन 1, जिसमें हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया सारे पॉइंट्स को, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन और क्या एक्सेप्शन है इसमें वो भी हम लोगों ने देखा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने सेक्शन 1 को कम्प्लीटली समझा है और वन लाइन में क्या ये सेक्शन कह रहा है वो भी हम लोगों ने जाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 2 की ओर, जिसमें हम लोग कुछ डेफिनेशन को आज कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 2 होने वाला है उसमें हम लोग सारे डेफिनेशन को, जो भी रिमेनिंग डेफिनेशन होंगे उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन भी आगे धीरे धीरे करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 को कंप्लीट करें। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2 को हम लोग देखते हैं डेफिनेशन को। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पहला डेफिनेशन है हमारा एडोलसेंट। एडोलसेंट का सेम मीनिंग है जो कि चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वही मीनिंग है एडोलसेंट का। अगर हम लोग सिंपल मीनिंग की अगर बात करें तो जो भी बच्चा 14 साल से बड़ा है लेकिन 18 साल से कम उम्र का है उसे हम लोग एडोलसेंट कहते हैं। हिंदी में समझेंगे तो 14 से 18 के बीच के बच्चे को एडोलसेंट हम लोग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो 13 साल का बच्चा हमारा चाइल्ड कहलाएगा, लेकिन अगर बात करें 16 साल के बच्चे को तो वो एडोलसेंट कहलाएगा। ठीक है, और 19 साल के बच्चे को हम लोग एडल्ट कहेंगे क्योंकि वो 18 ईयर्स एज को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा डेफिनेशन है एडल्ट। तो एडल्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, वो पर्सन जो 18 साल का एज कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, उसे हम लोग एडल्ट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जो भी एक वर्कर अगर मान के चलते हैं, एक वर्कर का एज अगर 22 है तो वो एडल्ट कहलाएगा। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं एजेंट। एजेंट कौन होता है, जो एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ माइन ऑनर। माइन ऑनर के बदले जो पर्सन काम करता है और पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविज़न एंड डायरेक्शन ऑफ माइन में। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट। और वेदर ऑफिशियली अपॉइंटेड और नॉट, ऑफिशियली अपॉइंटेड भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो एजेंट हमारा कौन होगा, जो ऑनर के बिहाफ में एक्ट करेगा। ठीक है, और पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, कंट्रोल में, सुपरविज़न और डायरेक्शन ऑफ माइन में। ऑफिशियली अपॉइंटेड भी हो सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा डेफिनेशन है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग है विच गवर्नमेंट कंट्रोल्स द इस्टेब्लिशमेंट। कौन सा गवर्नमेंट है जो कि इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करेगा। यानी कि एक माइन को अगर हम लोग लें तो उस माइन को कौन से गवर्नमेंट ये कंट्रोल करेंगे, उस चीज़ को लेके हम लोग जानेंगे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा कौन। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट होगा। मान के चलिए कि झारखंड है। ठीक है, तो वहाँ की एक सरकार है तो उस स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और जो इंडिया की सरकार है जो सेंट्रल में बैठी हुई है उसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हम लोग जान गए कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो सकता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे अप्लाई होगा, किन किन इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होगा, तो माइंस पे अप्लाई होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवेज, मेट्रो रेलवेज, ऑयल फील्ड, सेंट्रल PSU ETC। और भी आप देखिएगा अगर OSHWC का कोड का PDF तो उसमें और भी सारे दिए हुए हैं, मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन कौन से केस में कहलाएगी, माइंस, रेलवेज, मेट्रो, ऑयल फील्ड, सेंट्रल PSU ETC में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कोल इंडिया का माइन है एक झारखंड में, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा। अब हम लोग देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट कब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के जैसा एक्ट करेगा। तो फैक्ट्रीज, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, प्लांटेशन, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट, ये सब के केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमारा कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक लोकल फैक्ट्री है हज़ारीबाग में। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक लोकल फैक्ट्री है हज़ारीबाग में, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ गया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, किस किस केस में होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट। माइंस, रेलवेज़, ये सब बड़े बड़े जो पीएसयू हैं, सेंट्रल पीएसयू, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे। और लोकल फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं, प्लांटेशन वगैरह, वो सब के केस में इस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमारा कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है पीएसयू में, अगर ड्रॉप हो जाता है 50% से भी कम, अगर 50% से भी कम अगर पीएसयू में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर अगर कम हो जाता है 50% से भी कम, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनी रहेगी। अगर मान के चलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कोई भी पीएसयू में या फिर कोल इंडिया लिमिटेड में 40% भी अगर हो जाता है, तो उस केस में भी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, इसका मीनिंग क्या है? एनी विजुअल प्लस साउंड कंटेंट, यानी कि कोई भी विजुअल साउंड कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में फुल्ली या पार्शियली। इंडिया में फुल्ली या पार्शियली अगर कोई भी ऑडियो विजुअल कंटेंट अगर प्रोड्यूस किया जाता है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? एनिमेशन, कार्टून्स, एडवर्टीजमेंट, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज़, ईटीसी। ठीक है, सिंपल मीनिंग यही है कि कैमरा और साउंड से जो कंटेंट बनता है, कैमरा और साउंड से जो भी कंटेंट बनता है उसे ही हम लोग ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे मूवीज़, यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री, क्रिकेट ब्रॉडकास्ट, वेब सीरीज़, ये सब हमारा ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन है। आगे बढ़ते हैं। ऑडियो विजुअल वर्कर। ठीक है, तो जो भी पर्सन ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन में डायरेक्टली या फिर थ्रू कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं? एक्टर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, सिंगर, एंकर, न्यूज़ रीडर, कुछ भी, तो वो क्या कहलाएंगे? ऑडियो विजुअल वर्कर। कोई भी पर्सन अगर ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन में डायरेक्टली या थ्रू कॉन्ट्रैक्टर अगर काम कर रहे हैं एज अ एक्टर, म्यूजिशियन, सिंगर, एंकर, न्यूज़ रीडर, डांसर, तो उस केस में वो पर्सन क्या कहलाएगा? ऑडियो विजुअल वर्कर। एक एग्जांपल के तौर पे कैमरा ऑपरेटर जो मूवी शूटिंग करता है वो भी एक ऑडियो विजुअल वर्कर है। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी को बैंकिंग लॉ में जो डिफ़ाइन किया गया है उसे ही हम लोग बैंकिंग कंपनी कहेंगे। ठीक है, इंक्लूड्स रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंकिंग कंपनी जो बिजनेस करती हैं इंडिया में रहकर उसे हम लोग बैंकिंग कंपनी कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे डिपॉजिट लेना, लोन देना, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब काम जो करती है वो उन्हीं को हम लोग बैंकिंग कंपनी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कंस्ट्रक्शन, अल्ट्रेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस और डिमोलिशन। कौन कौन से काम से रिलेटेड होंगे? बिल्डिंग बनाने, रोड बनाने, ठीक है, स्ट्रीट, रेलवेज, एयरफील्ड, इरिगेशन, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट्स, फ्लड कंट्रोल वर्क्स, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, वाटर वर्क, ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिक लाइंस, इंटरनेट टावर्स, टेलीकॉम टावर्स, डैम्स, कैनाल्स, रिजर्वायर्स, टनल्स, ब्रिजेस, पाइपलाइंस, टावर्स, कूलिंग टावर्स एंड ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क या अल्टरेशन या रिपेयर या मेंटेनेंस या डीमोलिशन, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। सिंपल मीनिंग है किसी स्ट्रक्चर को बनाना, तोड़ना, रिपेयर करना या मेंटेन करना, इसे ही हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क कहेंगे। आगे देखते हैं। दिस डज नॉट इंक्लूड, कंस्ट्रक्शन वर्क क्या क्या इंक्लूड नहीं करता? तो पहला केस में हम लोग देखेंगे कि फैक्ट्री और माइन से रिलेटेड किसको हम लोग
कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कहेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन ट्रीट किया जा रहा है अंडर माइन और फैक्ट्री तो लॉज उसके डिफरेंट होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। स्मॉल प्राइवेट रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग देखें तो उस केस में किस चीज़ को हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कहेंगे। अगर आप अपना रेसिडेंस का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो अगर आपका कॉस्ट जो है बिल्डिंग का या फिर रेसिडेंस आप बोल लें, अगर उसका कॉस्ट 50 लाख से कम है तो उसे हम लोग कंस्ट्रक्शन के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने एक स्मॉल हाउस बनाया जिसका 35 लाख कॉस्ट आता है तो उससे हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्विक रिवीजन हम लोग देखते हैं, जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेशन में उसे हम लोग देखते हैं। बाकी आगे जो भी डेफिनेशन पॉइंट बच रहे हमारे वो हम लोग पार्ट 2 में अगले वीडियो में लाएंगे। तो पहला हम लोग पढ़े थे एडोलसेंट, तो जो भी 14 से 18 साल के होंगे बच्चे उन्हें हम लोग एडोलसेंट कहेंगे। एडल्ट जो होते हैं वो 18+ होते हैं, 18 साल से ज़्यादा उम्र के। एजेंट हमारे कौन होते हैं? ऑनर को जो रिप्रेजेंट करता है उनके बिहाफ में जो काम करता है उसे हम लोग एजेंट बोलते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या हम लोग जाने? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन हम लोग फिल्म वीडियो कंटेंट को बोलते हैं। और ऑडियो विजुअल वर्कर हम लोग किसे बोलते हैं? जो कि प्रोडक्शन में जो पर्सन काम करता है उसे हम लोग ऑडियो विजुअल वर्कर कहते हैं। बैंकिंग कंपनी हमारा क्या हो जाएगा? बैंक कंपनी डूइंग बैंकिंग, जो भी लोन देने का काम या फिर बिजनेस कर रही है बैंकिंग से रिलेटेड उसे हम लोग बैंकिंग कंपनी कहेंगे। अगला है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, अल्ट्रेशन, मेंटेनेंस, डिमोलिशन एक्टिविटीज़ जो भी होता है उसे हम लोग बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क कहते हैं, ठीक है। तो यही रहा हमारा वीडियो का एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।